नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजू है। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले रहने वाली हूँ। मेरी शादी 4 साल पहले हुई है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरा पति का नाम अंकुश है। अंकुश एक ऑफिस काम करते हैं। एक रात का कोई 11 बज रहा था। मेरे पति अंकुश का मोबाइल बजने लगा। वो गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने फोन उठाकर देखा तो मेरी नंद सुप्रिया की नंबर था। मैंने गुस्से में फोन काट दिया और बड़बड़ाने लगी कि इसे तो रात में भी चैन नहीं है। सुप्रिया मेरे पति अंकुश की इकलौती बहन थी और किसी ना किसी वजह से अपने भाई को फोन करती रहती थी। मुझे सुप्रिया वैसे ही पसंद नहीं थी और अब रात के 11 बजे उसका फोन देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी रात को भी किसी को फोन करने का कोई वक्त होता है क्या? मुझे फोन काटकर 5 मिनट ही गुजरे थे कि दोबारा से फोन आने लगा। अब की बार तो मैंने तंग आकर मोबाइल बंद किया और मोबाइल साइड पर रख दिया। पता नहीं मेरी ननद सुप्रिया को मुझसे क्या दुश्मनी थी, जो मेरी जिंदगी में मुसीबत बनी हुई थी। दरअसल मेरे पति अंकुश का अपनी इकलौती बहन से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मुझे इन दोनों का रिश्ता एक आंख नहीं भाता था। पति अंकुश के मोबाइल को पावर ऑफ करने के बाद मैं सुकून से सो गई। मुझे यकीन था कि अब सुबह तक की छुट्टी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो सुप्रिया फोन कर रही थी। मुझे और गुस्सा आया कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो रात को भी इसे चैन नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि फोन उठाकर उसे खूब बातें सुनाऊंगी। यही सोचकर मैंने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ सुप्रिया की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बड़ी मुश्किल से सिसकियों के बीच उसने ऐसी खबर सुनाई कि मैं शॉक्ड रह गई। वह कहने लगी, भाभी, प्रवीण इस दुनिया से चले गए। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? सुप्रिया, जीजू तो अच्छे भले थे, उन्हें भला अचानक क्या हो गया? सुप्रिया रोते हुए कहने लगी, वो नाइट ड्यूटी पर गए थे, वहां ट्रांसफार्मर उड़ा तो वहां पर आग लग गई और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। आप और भाई अभी मेरे पास आ जाएं। बच्चे छोटे हैं, मैं घर में अकेली हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह इस अंदाज में रो रही थी कि मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से फोन काटा, अपने पति अंकुश को जगाया। वो गहरी नींद से उठे तो मैंने कहा, सुप्रिया के घर जाना है। वो हड़बड़ा गए, कहने लगे, सब ठीक तो है, इतनी रात को सुप्रिया के घर क्यों जाना है? मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उन्हें ये खबर सुनाई कि उनका बहनोई इस दुनिया से चला गया है और उसकी बहन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ विधवा हो गई है। ये सुनना था कि मेरे पति के चेहरे का रंग उतर गया। कितनी देर वह बेयकीनी से मुझे देखते रहे। फिर जब अपना फोन उठाया तो वह पावर ऑफ था। गुस्से में पूछने लगे, मेरा फोन ऑफ किसने किया? तो मैंने कह दिया कि बार बार फोन बज रहा था तो मैंने नींद में पावर ऑफ कर दिया था। अंकुश ने जल्दी से उठकर कपड़े बदले, मुझे भी तैयार होने का कहा, कहने लगे, बच्चों को पड़ोस में सुला दो, मैं और तुम चलते हैं, जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है। अब हमें ही उसे देखना है। मेरा पति अंकुश खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था। उन्हें सुप्रिया की भी फिक्र सता रही थी। ये वक्त ऐसा था कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी हाँ में हाँ मिला दी। पड़ोसी से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को पड़ोस में सुलाया। फिर खुद पाले के साथ सुप्रिया के घर चली गई। सुप्रिया ने पास पड़ोस में खबर कर दी थी। शायद सुप्रिया की रोने की आवाज पर पड़ोसी खुद ही आ गए थे और उसके घर में काफी भीड़ नजर आ रहा था। मैं और अंकुश उसके पास गए तो वो हमारे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। और फिर कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस का सायरन गूंजने लगी। कंपनी वालों ने प्रवीण की शव घर भिजवा दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रवीण के ऑफिस से फोन आया था, ट्रांसफार्मर उड़ने की वजह से उनकी जान गई है। प्रवीण की शव इस कदर बुरी तरह से झुलसी हुई थी कि वह देखने के लायक भी नहीं थी। बस सुप्रिया को ही थोड़ी बहुत दिखाई गई थी। फिर अगले दिन प्रवीण का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रवीण के खानदान में भी ज्यादा लोग नहीं थे। उसकी 3 शादीशुदा बहनें थीं। भाई की मौत पर वह भी गम मनाकर चली गई। पीछे सुप्रिया और उसके 2 बच्चे रह गए। मेरे पति अंकुश ने उनके सिर पर हाथ रखा
और फिर कह दिया कि अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं हरगिज भी सुप्रिया को अपने घर में नहीं लेकर जाना चाहती थी। उसके 3 बच्चे और वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत थे, क्योंकि मेरा पति उनको बहुत चाहता था और यही एक बात तो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन खैर, ये वक्त ऐसा था कि दुनिया दिखावे के लिए मुझे अच्छा बनना था। मैंने भी सुप्रिया को गले लगाकर कह दिया कि हाँ, खुद को अकेला ना समझना। और फिर मेरे पति ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं सुप्रिया की सामान बांध दूं और खुद उसे और उसके बच्चों को घर लेकर चलूं। मेरे दिल में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं सुप्रिया का सामान बांधने लगी। मैंने जानबूझकर सुप्रिया से कहा कि फिलहाल थोड़ा सा सामान बांध लो, बाकी का बाद में ले जाएंगे। मैं चाहती थी कुछ दिन उसे रख कर फिर किसी ना किसी बहाने से वापस भेज दूं। सामान बांधने के बाद सुप्रिया ने एक बहुत बड़ा सा थैला संभाल के अपने सामान में रखा। मैंने हैरत से पूछा कि उस थैला में क्या चीज है, तो कहने लगी, भाभी बस यूं समझ लें कि मेरी यही कुल पूंजी है, इसे मैं संभाल के रखूंगी। अब यही मेरे बच्चों का फ्यूचर है। सुप्रिया की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। सुप्रिया के पास सोना चांदी के सिवा और क्या हो सकता था जो उसके बच्चों के फ्यूचर का सहारा होता। मैं सोचने लगी, इतना तो मुझे भी मालूम था कि सुप्रिया के पास बहुत सा सोना चांदी है, इसीलिए फौरन मेरा दिमाग चला कि हो ना हो इसमें सोना चांदी ही होगा। लेकिन इतना बड़ी थैला देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया सी गई। फिर मैंने सुप्रिया का सामान गाड़ी में रखवाया, उसे और उसके बच्चों को अपने घर ले आई। लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह सुप्रिया का सोना चांदी अगर मुझे मिल जाए तो क्या ही बात हो। अगर देखा जाए तो उसका आधा सोना चांदी मेरे पति ने ही उसे शादी पर बना दिया था, उस पर मेरा भी हक था। और यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि उसके पास मौजूद सोना चांदी पर मेरा भी हक है। पहले मैंने सोचा कि सुप्रिया के साथ बुरा रवैया रखे, कुछ ही दिनों में उसे यहाँ से चलता कर दूंगी। लेकिन अब जब मेरी नीयत उसकी सोना चांदी पर आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं ये सोना चांदी हासिल नहीं करूंगी, मैं सुप्रिया को अपने घर में बर्दाश्त करूंगी। मेरे पति ने मुझे चेतावनी की थी कि मैं सुप्रिया का बहुत ख्याल रखूं, उसे किसी भी चीज की कमी ना होने दूं। और मैंने अपने पति अंकुश को दिखाने के लिए वादा भी कर लिया था। लेकिन सच तो ये था कि मैं 4 ही दिन में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि सुप्रिया से मिलने वाले मेहमानों का झुंड लगा हुआ था। हर किसी को मालूम हो गया था कि हम सुप्रिया को अपने घर ले आए हैं, इसलिए सारा खानदान, पास पड़ोस वाले सब हमारे घर आ रहे थे। मुझे भी सबके सामने मीठा बनना पड़ रहा था। मैं हर किसी के आगे सुप्रिया के साथ बड़ी भलाई करने की कोशिश करती, कभी उसे पानी का पूछती, कभी खाने का। मेहमानों को भी यूं ही जता रही थी जैसे मुझे सुप्रिया का बड़ा ही ख्याल हो। हर कोई सुप्रिया से कह रहा था कि तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि भाई भाभी ने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया और दोनों तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। अब अपने बच्चों की खातिर जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन सुप्रिया पर जो कयामत टूटी थी वह कोई कम नहीं थी। इसीलिए वह बेचारी अपने कमरे की चारदीवारी में कैद हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। उसके 3 बच्चे मेरे बच्चों के हमउम्र थे। 4 दिन सुकून से गुजरे और फिर 5वें दिन बच्चों में झगड़ा शुरू हो गया। मेरे 3 थे, सुप्रिया के भी। 3 बच्चों ने मिलकर पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरे बच्चे मेरी ही तरह के थे, वह कोई भी चीज बांटने के आदी नहीं थे। इसलिए जब सुप्रिया के बच्चों से खिलौने बांटने का वक्त आए तो वह किसी तरह राजी न हुए। अंकुश ड्यूटी जाते हुए बच्चों को समझा कर जाते थे कि बुआ के बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना, लेकिन अंकुश के जाते ही वही झगड़ा शुरू हो जाता। मैं भी अपने बच्चों को कुछ न कहती और सारा इल्जाम सुप्रिया के बच्चों पर डाल देती कि वह बहुत बदतमीज है। बस अपने घर में मैंने उसे इसलिए पनाह दी हुई थी क्योंकि अभी तक वो सोना चांदी की थैली उसके पास थी। जिस दिन वह थैली मेरे हाथ लगती, मैं खुद उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। अपने पति के सामने तो मैंने एक अच्छी भाभी होने का सबूत दिया हुआ था,
लेकिन पीठ पीछे मैं बहुत ही बुरी थी। फिर एक दिन मैंने सुप्रिया के सामने जानबूझकर इस तरह की बात की कि ज़माना बहुत ज्यादा खराब है। अगर उसके पास कोई भी कीमती सामान है तो वो उसे बहुत सावधानी से रखे, और अगर चाहे तो मुझे दे दे, मैं अपनी अलमारी में रख लूंगी। मेरी बात सुनकर सुप्रिया मुस्कुरा दी। कहने लगी, ठीक है भाभी, लेकिन मैं खुद हर चीज का ध्यान रख लूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने ये बात जाहिर नहीं की। मैंने तो सोचा था कि सुप्रिया ये सुनकर डर जाएगी और अपना सारा सोना चांदी मुझे दे देगी, तो मैं अलमारी में रखने के बहाने खुद उसे गायब कर दूंगी और फिर कुछ भी बहाना बना दूंगी कि चोरी हो गया वगैरह वगैरह। मगर वो तो बड़ी ही ढीठ निकली। उसने मेरे हवाले कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब और सुप्रिया को बर्दाश्त करने के बजाय मैं कोई ना कोई तरीका करक सोना चांदी हासिल कर लूं और फिर सुप्रिया को यहाँ से चलता करूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि सुप्रिया ज्यादातर खुद अपने कमरे में ही रहती थी, और अगर कोई मेहमान आता तो वो उसे भी अपने पास अपने कमरे में बुला लेती। शायद इसकी एक वजह यह थी कि मैं हमेशा से ही बैठक को ताला लगाकर रखती थी। मैंने कभी उसके मेहमानों के लिए बैठक नहीं खोली थी, इसलिए अब जो भी आता वह सुप्रिया के पास उसके कमरे में ही बैठ जाता। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। मैंने सोचा कि अब कुछ न कुछ करके मुझे वो सोना चांदी हासिल कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने एक रात दूध में नींद की दवा मिलाई और वह लेकर सुप्रिया के पास पहुंच गई। ये पहली बार था जब मैं दूध का गिलास सुप्रिया के पास लेकर गई थी। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, कहा कि तुमने खुद को कितना कमजोर कर लिया है, अपना ख्याल रखोगी तो ही अपने बच्चों पर ध्यान दे पाओगी। मैंने उसे बच्चों का एहसास दिलाते हुए दूध पीने का कहा। मेरी बात सुनकर वो धीमे से मुस्कुरा दी। कहने लगी, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। उसकी बात सुनकर मैं दिल दिल में हंसी थी और फिर वापस पलटकर आ गई। अब मुझे इंतजार था कि कब आधी रात होती, वो गहरी नींद में सोती और मैं जाकर उसके कमरे से सोना चांदी निकाल लेती और फिर उसे हमेशा के लिए यहाँ से चलता करती। अंकुश भी उस रात घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे सुकून था। उनके दोस्त की शादी थी, इसलिए मैं अकेले अपने कमरे में लेटी थी। मुझे वक्त गुजरने का इंतजार था। मुझे ये मालूम था कि दूध पीने के बाद घंटे भर में सुप्रिया गहरी नींद में सो जाएगी और फिर मैं आसानी से अपना काम कर लूंगी। इसी तरह रात का 11 बज गया। मेरे पति को 12-1 बजे से पहले वापस नहीं आना था, इसलिए मैं दबे पाव अपने कमरे से निकली और सुप्रिया के कमरे में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने बड़ी आहिस्ता से अंदर कदम रखा और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी ननद सुप्रिया रात के इस पहर अपने कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि वह मेरे पति अंकुश के साथ थी। मैं हैरत से आंखें फाड़कर अपने पति को देख रही थी। वह तो शादी में जाने का कहकर घर से निकले थे, तो फिर वो सुप्रिया के साथ उसके कमरे में क्या कर रहे थे? कमरे में मामूली सी रोशनी थी। सुप्रिया के 3 बच्चे सो रहे थे, शायद इसीलिए उसने लाइट नहीं जलाई थी। अंधेरे में मुझे मेरा पति अंकुश और सुप्रिया बिस्तर पर बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों का चेहरा मेरी तरफ नहीं था, इसीलिए वो मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। अंकुश को सुप्रिया के साथ बैठा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रात के इस वक्त मेरे साथ नहीं, बल्कि अपनी बहन के साथ थे। उनका यहाँ क्या काम था? अगर वो शादी से लौटकर आ भी गए थे तो कमरे में क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे यकीन था कि सुप्रिया मेरी पीठ पीछे उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही होगी, या फिर मेरे पति अंकुश से पैसे वसूल करना चाहती होगी, तभी तो उन्हें यहाँ बिठा कर रखा था। मैं वही दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हकीकत खुली उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और इसीलिए मैं चकराकर गिरते गिरते बची। मैंने दीवार का सहारा ले लिया और फिर सारी बात सुनने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई होगी।
कुछ ही देर गुजरी तो मेरे पति अंकुश कमरे में आए। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर कहने लगे, सब ठीक तो है, तुम्हें क्या हुआ? सोई क्यों नहीं हो अभी तक? मैंने अंकुश से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सर झुकाकर कहने लगे, पता तो है तुम्हें, मैं शादी में गया था। मैंने हैरत से अंकुश को देखा। वो अभी भी झूठ का सहारा ले रहे थे। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं खड़ी हो गई। गुस्से से मैं कहा कि अंकुश, मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने खुद आपको सुप्रिया के कमरे में देखा है, और जो बातें आप दोनों कर रहे थे वह भी मैंने सुन ली है। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मैं इतनी बड़ी बात से बेखबर रही। आपने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर अंकुश का सर झुक गया। वो कहने लगे, मैं डर गया था, अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं तुम किस तरह पेश आओगी। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें सुप्रिया और उसके बच्चों का वजूद पहले ही बर्दाश्त नहीं है। अब अगर तुम्हें ये बात पता चलती कि मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी कमाई का जरिया खत्म हो गया है, तो तुम तो पहली फुर्सत में सुप्रिया और उसके बच्चों को इस घर से निकाल देती। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए मैं अपनी ये परेशानी तुमसे बांट भी नहीं सका कि तुम उल्टा मेरे लिए और परेशानी खड़ी कर दोगी। सुप्रिया मेरी बहन थी, वह मेरा चेहरा पढ़ना अच्छी तरह जानती थी। पिछले 3 दिन से वह मुझसे बार बार पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ है, लेकिन मैं उसकी तकलीफ की वजह से खामोश था। फिर आज मैं शादी से भी इसीलिए जल्दी लौट आया, क्योंकि मेरा वहां भी दिल नहीं लग रहा था। इत्तेफाक से दरवाजा सुप्रिया ने खोला था, इसलिए उसने फौरन से मुझे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगी, अब मुझे बताओ क्या परेशानी है? अगर हेर यहाँ रहने से कोई मसला है तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती हूँ। आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। सुप्रिया की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चों से कोई नहीं है। मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चों से कोई मसला नहीं है। दरअसल मेरी नौकरी छूट गई है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। अपने बीवी बच्चों के साथ साथ मुझ पर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी है, और यही बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये सुनना था कि सुप्रिया ने स्याही रंग का एक थैला मेरे हाथ में दिया। कहने लगी, भाई, इसमें वो सारे जेवरात हैं जो आपने मुझे शादी पर दिए थे, और वह भी जो प्रवीण ने मुझे बनवा कर दिए थे। अगर ये आपके कुछ काम आ जाए तो क्या बुरा है? आप इन्हें बेच दे और अपना एक छोटा सा कपड़ा दुकान खोल ले। वैसे भी हमारा कोने का मकान है, अगर आप अपने घर में ही एक कपड़ा दुकान खोलेंगे तो आपका कारोबार चल पड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरे भाई के कारोबार में तरक्की दे। और सुप्रिया ने अपना सारा सोना चांदी मेरे हाथ पर रख दिया। लेकिन मुझे ये बात गवारा नहीं थी कि मैं अपने अनाथ भांजे भांजियों का हक खाऊं और अपनी विधवा बहन के पैसों से कारोबार शुरू करूं। इसलिए मैंने उसे वह सोना चांदी वापस दे दिया है। उससे कहा है कि मैं जल्द ही नौकरी तलाश कर लूंगा। बस मैं और सुप्रिया यही बातें कर रहे थे। लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली। अंकुश सर झुकाकर बैठे थे और उनकी बात सुनकर मैं उनके कदमों में बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस था कि मेरे पति ने मुझ पर एतबार नहीं किया था, लेकिन इसमें गलती मेरे पति की भी नहीं थी, बल्कि मेरी थी। मैं तो हमेशा से उनकी बहन और उसके बच्चों के खिलाफ थी। इसी डर से वो मुझे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी नहीं बता सके। दूसरी तरफ सुप्रिया पर मैं आफत थी। मैंने एक दिन भी उसे सुकून से नहीं रहने दिया था। कभी उसके बच्चों को मारती, कभी उन्हें खराब खाना देती, और मेरे बच्चों की खातिर उसने अपना सारा सोना चांदी मेरे पति अंकुश को दे दिया था। मैंने अपना सोना चांदी निकालकर अपने पति अंकुश के हाथ में रखा, कहा कि आप इसे बेच दे और इससे कपड़ा दुकान खोल ले। सुप्रिया का सलाह बुरा नहीं है। वाकई हमारा बड़ा सा कॉर्नर का मकान है, यहाँ पर अच्छी दुकान खुल जाएगी और तरक्की भी करेगी।
मैं और सुप्रिया, हम दोनों आपका साथ देंगे और हम मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। सुप्रिया के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी, वो उसके इस कदम की वजह से पूरी तरह धुल गई। मैं जान गई थी कि वह एक नेक दिल औरत है, जिसने अपना सारा सोना चांदी फौरन से मेरे पति अंकुश के हाथ पर रख दिया और अपने बच्चों के फ्यूचर का भी नहीं सोचा। तो फिर भला मैं क्यों पीछे रहती? कुछ देर तो अंकुश इनकार करते रहे, लेकिन फिर मैंने आवाज देकर सुप्रिया को बुला लिया। वह भी चली आई। मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसकी और उसके भाई की बातें सुन ली हैं और मैं उसके सलाह को बिल्कुल सही समझती हूँ। ये सुनकर सुप्रिया खुश हो गई। फिर मैंने अपना और सुप्रिया का सोना चांदी पति अंकुश के हवाले किया। मेरे पति ने वो सोना चांदी बेच दिया और एक कपड़ा दुकान खोल लिया। मैं सुप्रिया के साथ मिलकर घर भी संभालती थी और जब मेरे पति दुकान का सामान लेने बाजार जाते थे तो हम दोनों बारी बारी दुकान देखती थी। हम दोनों की मेहनत से दुकान खूब तरक्की कर रही थी। हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने लगे और हमारी मोहब्बत देखकर बच्चों में भी मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने सुप्रिया से अपने हर गलती की माफी मांगी और वादा किया था कि मुझसे से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हमारे कपड़ा दुकान को चलते हुए 4 साल हो गए हैं। हमारे घर में मोहब्बतों का राज है, क्योंकि अब मैं सुप्रिया को समझती हूँ और वो पहले से ही मेरे साथ अच्छी थी। जब इंसान अपने रिश्तों को समझता है और दिल में नेक इरादे रखता है तो भगवान भी साथ देता है। हमारा कारोबार आज तरक्की कर रहा है। उसके फल से हमारे बच्चे भी खूब अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।